नमस्कार, मनुदेलसरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को। इसमें एग्जाम की दृष्टि से जितनी भी महत्वपूर्ण बातें बनती हैं राष्ट्रपति में जो पूछी जाती हैं उसको एक एक लाइन में लिखा हुआ है, वही इंपॉर्टेंट है, वही आपको पढ़नी है। तो भारत का राष्ट्रपति, पहला ही क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत का शासन है वो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। भारत में जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। फिर आते हैं इसमें अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में दे रखा है कि जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं कर सकता है या फिर राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये लिखा हुआ है। 54 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा। पहली महत्वपूर्ण बात यहाँ से आती है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य में 17वें संविधान संशोधन 1990 के अंतर्गत वो भी इसमें शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन की रीति, प्रथा या सिस्टम क्या होगा। अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय द्वारा मतदान गुप्त होगा। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखना है आपको। अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है और कैसे किया जाता है, एकल संक्रमणीय द्वारा, और मतदान गुप्त होगा इसमें। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो जिस दिन से उन्होंने पद ग्रहण किया है उस दिन से 5 वर्ष तक। अगर उनको पहले देना है तो वो क्या करेंगे, अगर 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे और अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति बनने की या राष्ट्रपति की योग्यता कौन कौन सी होती हैं, तो पहली है वो भारत का नागरिक होगा। न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, यानी किसी भी लाभ के पद पे वो सुशोभित नहीं होने चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। ये एक्ट आया था जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के तहत। तो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य उनकी क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात देखते हैं हम राष्ट्रपति की। उम्मीदवार का नाम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित होगा या 50 मतदाताओं के द्वारा ही अनुमोदित होगा। वो राष्ट्रपति के पद के लिए अपना क्या कर सकता है, नामांकन कर सकता है। जमानत राशि इसमें 15,000 होगी। राष्ट्रपति पद के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। इसमें कोई भी आपकी शिक्षा से संबंधित वो अधिकार है वो इसमें लिखे हुए नहीं है कि वो कहाँ तक पढ़ा होना चाहिए, तो पढ़ा लिखा हुआ होना आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 59(3) क्या कहता है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बारे में बताता है। वेतन क्या होगा, 5 लाख रुपये मासिक होगा। वेतन भारत की संचित निधि से ही दिया जाएगा। वेतन आयकर मुक्त होगा, यानी कि टैक्स नहीं लगेगा उस पर। राष्ट्रपति भवन की जो सारी सुविधाएं होती हैं वो राष्ट्रपति को क्या मिलती है, निःशुल्क मिलती हैं। अनुच्छेद 60 क्या बोलता है, राष्ट्रपति की शपथ क्या होगी। राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। अनुच्छेद 61 क्या होता है, राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाना है उसके बारे में। राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर हटाया जाएगा। महाभियोग लगाने का आधार संविधान का उल्लंघन होने पे ही लगा सकते हैं, यानी महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पे लगेगी, संसद में चलाई जाती है। या तो वो राज्यसभा में चला सकते हैं या विधानसभा में चला सकते हैं, राज्यसभा में या लोकसभा में, सॉरी। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है। यदि महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य 14 दिन पहले सूचना देकर ये प्रस्ताव लेकर आएंगे महाभियोग वाला। यदि महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाने पर यह प्रस्ताव कहाँ जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। फिर राज्यसभा इसकी जांच करेगी। फिर अगर राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से ये पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे, स्वयं ही अपने पद से हट जाएंगे। यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित नहीं करती है तो राष्ट्रपति नहीं हटेंगे। दोनों की अनुमति होती है इसमें। महाभियोग की जाँच में लोकसभा करती है, लोकसभा से पास हुआ 2/3 से, लाने के लिए कितना चाहिए, 1/4।
और पास होने के लिए 2/3, फिर 2/3 से पास हुआ, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर 2/3 से वहाँ पे भी पास हो गया तो राष्ट्रपति हट जाएंगे। अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया तो राष्ट्रपति नहीं हटेंगे। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनको किस प्रकार से हटाते हैं। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति चुनाव अवैध घोषित कर देते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा। यानी कि आपने राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, फिर चुनाव होने के बाद में राष्ट्रपति 2-3 महीने रह गए, उसके बाद में उनको हटाया गया, तो उनने 2-3 महीने में उन्होंने जो काम किया वो क्या करेंगे? अवैध नहीं होगा, वो तो माना जाएगा लेकिन वो हट जाएंगे। अब राष्ट्रपति के पास में जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो सत्र आहूत करना, एक सत्रावसान करना। तो सत्र यानी संसद को बुलाना और सत्र की समाप्ति की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ? विधायी शक्तियाँ होती हैं। अनुच्छेद 85 में, इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर संसद के सत्र को आहूत तथा सत्रावसान करते हैं, लेकिन 2 सत्रों के मध्य कम से कम 6 महीने का क्या होना चाहिए? समय अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 6 महीने से पहले आपको दूसरा सत्र बुलाना है, 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं निकालना है। अनुच्छेद 85 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? सत्र बुलाएगा, लेकिन किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। एक सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। एक प्रकार 1 वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि न्यूनतम कितने सत्र होने चाहिए? 2 सत्र तो जरूर होने चाहिए। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के भंग या विघटन की घोषणा करते हैं, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये बहुत बार पूछा जाता है कि किसकी सलाह पर भंग या विघटन करते हैं राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री की सलाह पे। लोकसभा के विघटन से वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नए लोकसभा गठन के लिए चुनाव कराया जाता है। अनुच्छेद 331 क्या कहता है? अनुच्छेद 331 के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं तथा अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में क्या रखते हैं? अपना विशेष योगदान देते हैं। विधेयक या बिल क्या होती है? इस पर अनुमति किस प्रकार से देते हैं राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 111 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो निम्न स्थितियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास में चला गया, अब देखो राष्ट्रपति क्या करता है, या तो हस्ताक्षर करेगा या नहीं करेगा, 3 ही बातें हैं, या फिर अपने विचार के लिए अपने जेब में रख लेगा। 3 बातें हो गई। राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे, यदि हस्ताक्षर कर देता है तो कानून बन जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो कानून नहीं बनेगा। और राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यदि एक बार के बाद में दोबारा विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति क्या होंगे? बाध्य होंगे, यानी कि उनको कानून बनाना ही पड़ेगा। ये होती हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। देखते हैं कौन कौन सी हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। वीटो का अर्थ क्या होता है? विशेषाधिकार मिला हुआ राष्ट्रपति को कि मैं ये मना करता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, वो है राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। वीटो का संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई उल्लेख नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वीटो का संविधान में उल्लेख है या नहीं है, तो किसी भी अनुच्छेद में वीटो का उल्लेख नहीं किया गया है कि ये इस प्रकार का कोई अनुच्छेद बना हुआ है राष्ट्रपति की वीटो पावर के लिए। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है? वीटो का अर्थ विशेषाधिकार या मना कर सकता है, इसका किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है संविधान में के अनुच्छेद में। लेकिन परंपरा के अनुसार 3 प्रकार की वीटो है। कौन सा है? एक तो होता है अत्यंतिक वीटो यानी पूर्ण वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने से मना कर देते हैं तो यह कहा है कि राष्ट्रपति ने क्या किया है? आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया है। जब पूर्ण रूप से अनुमति देने से मना कर देते हैं। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं तो यह क्या कहलाता है? निलंबनकारी वीटो कहलाता है। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति न तो विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना करता है और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है तो यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने क्या किया है? पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, यानी अपनी जेब में रख लिया। पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। और कौन सी सिचुएशन पे किया था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था, उस पर उन्होंने ये काम किया था ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में। पूछा हुआ क्वेश्चन है, धन विधेयक पर अत्यंतिक यानी पूर्ण
वीटो का प्रयोग हो सकता है। इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। यानी कि धन विधेयक अगर पेश होता है तो उसे अत्यंतिक पूर्ण रूप से मना ही कर सकते हैं राष्ट्रपति, या फिर उसको लागू कर देंगे, लेकिन वो अपने पुनर्विचार के लिए इसको वापस नहीं भेजते। ध्यान में रखने वाली बात है अनुच्छेद 111 के अनुसार। अनुच्छेद 123 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास में, अनुच्छेद 123 के अनुसार। जब संसद अपने सत्र में न हो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी हों कि अध्यादेश जारी करना जरूरी है, यानी बनाना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके 6 सप्ताह के लिए क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन क्या होगा, 6 सप्ताह के अंदर संसद का सत्र बुलाया जाएगा। यदि 6 सप्ताह के अंदर संसद का दोनों सदनों में अनुमोदन कर देते हैं इस बात का कि अध्यादेश सही है, तो कानून बन जाएगा। यदि अनुमोदन नहीं हुआ है तो ये अपने आप ही अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। एक बार इमरजेंसी में ये सुविधा दी गई है कि आप कर सकते हो प्रयोग, अनुच्छेद 123 में दिया गया है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति देखो, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी भी दंड को कम कर सकते हैं या दूसरे प्रकार के दंड में बदल सकते हैं, यानी फांसी को उम्र कैद में बदल सकते हैं। ये शक्ति राष्ट्रपति को ही प्रदान होती है अपने यहाँ। फांसी की सजा को पूर्णतः माफ भी कर सकते हैं, ये शक्ति भी है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं उनमें निम्न विषय प्राप्त हैं। एक तो संघ सूची से संबंधित विषय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सेना न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी दंड होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति के अंतर्गत। मृत्युदंड भी राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। विशेष तथ्य क्या है राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी भी खाली नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बना दिया जाएगा, क्योंकि वो अपना प्रथम नागरिक होता है, तो उसकी जगह कभी खाली नहीं रखी जाती। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या बना दिया जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद खाली हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 माह के लिए होती हैं। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो 6 माह के अंदर ही चुनाव करा लिए जाते हैं। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरि थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा कहा जाता है। वीवी गिरि दूसरी मतगणना में विजयी हुए थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, यानी 2 राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन तथा आम जन का राष्ट्रपति कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को रामनाथ कोविंद का व्यक्ति के अनुसार 14वां और कार्यकाल के अनुसार 15वां क्रम है। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।